एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने फिर से एक और नए सिद्धांत के साथ प्रस्तुत हूं। और आशा करती हूं कि आज का भी मेरा जो सिद्धांत है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आपके कमेंट आए थे पीछे कि आप जो सिद्धांत पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो मैं आगे भी उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह से, जिस तरह से मैं पॉइंट्स बनाती हूँ, टॉपिक बनाती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया सिद्धांत। ये है पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि किसने दिया था? C.L. हल। C.L. हल ने दिया था। C.L. से है, C से क्लार्क, L से है लियोनार्ड और हल। मैं लिख देती हूँ उसका नाम, पूरा नाम। क्लार्क, लियोनार्ड, हल। ठीक है, ये C.L. हल का पूरा नाम है, क्लार्क, लियोनार्ड, हल। और इन्होंने ये जो सिद्धांत है इसको दिया था 1915 में। ठीक है, क्लार्क, लियोनार्ड, हल का कौन सा सिद्धांत है? पुनर्बलन का सिद्धांत। कब दिया था? 1915 में। 3 बिंदु अभी अभी शुरुआत करते हमें याद हो चुके हैं, जो कि एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिए कि इस सिद्धांत को कुछ उपनामों के द्वारा भी जाना जाता है, या इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं। वो है, देखिए, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। अब ये जो उपनाम है, ये नाम भी इसके साथ क्यों जुड़े हैं ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, गणितीय अधिगम सिद्धांत, प्रबलन या प्रोत्साहन का सिद्धांत। देखिए ये जो नाम है, ये इसी नाम को पुनर्बलन के सिद्धांत के अंतर्गत ही इन सभी नामों को आंकित किया गया है और बताया गया है कि इस सिद्धांत को इन अन्य उपनामों के द्वारा भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि प्रबलन का सिद्धांत कौन सा है, या प्रोत्साहन का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कौन सा है, इस प्रकार से। ठीक है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत ये इसलिए है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वह प्रयोग करने के बाद इन्होंने देखा कि अगर व्यक्ति की या कोई भी जीव की अगर कोई आवश्यकता नहीं होती तो वो कोई प्रकार की क्रिया नहीं करता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव क्रिया जब ही करता है तब उसको किसी चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के समान ही प्रकृति का है। यानी कि इस सिद्धांत को बनाने के लिए सबसे पहले हल ने क्या किया था? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा था और उसमें जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, जो मछली वाला भोजन बाहर रखा था बिल्ली का, उस पूरे प्रयोग को मद्देनजर रखते हुए उसमें कुछ कमियां महसूस की थी। उसके बाद उन्होंने वही प्रयोग दोबारा किया और उसका फेरबदल करके नया सिद्धांत को निकाला था। किंतु हल ने इसे नपे तुल्य शब्दों में प्रस्तुत किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नपे तुल्य शब्दों में किन के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को नपे तुल्य शब्दों में किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। देखिए स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा है कि अधिगम के साहचर्य से संबंधित सिद्धांतों में हल का जो सिद्धांत है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ठीक है, अधिगम के साहचर्य संबंधित सिद्धांतों में जितने भी सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे उनमें से सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसका है? C.L. हल का है। ठीक है, तीसरा, इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब देखिए कि विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण कैसे किया जाता है कि जैसे छोटी क्लास का बच्चा है, उस क्लास के बच्चे को क्या याद करवाना है। जैसे एकदम नर्सरी से थोड़ा सा ऊपर आएंगे हम देखेंगे, नर्सरी में देखते हैं तो बच्चों को सब्जियों के नाम याद करवाना, फ्रूट्स के नाम याद करना, कलर के नाम याद करवाना वो जरूरी। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता यही है कि बेसिक चीजें उसको सिखाना जरूरी है। क्या हम पहली क्लास में उसको गणित में भाग, गुणा, बाकी, जोड़ ये सब करवा दे और 10वीं क्लास में जाकर के हम उसको कलर्स या वेजिटेबल्स नेम या फ्रूट्स नेम सिखाएं? तो ऐसा हो सकता है? जी नहीं। जिस बच्चे की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही
पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तैयार की जाती है, तो वो इस सिद्धांत के अनुसार ही की जाती है। उसके बाद यह सिद्धांत प्रोत्साहन पर बल देता है। प्रोत्साहन पर बल देता है का अर्थ है कि कोई भी क्रिया कोई जीव करता है, जिस पर इन्होंने प्रयोग किया, कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसको प्रोत्साहन मिलना जरूरी है, वरना वो क्रिया करना बंद कर देता है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप भी कोई काम करते हैं, अगर आपको बड़ाई ना दे, कोई ये ना कहे अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे लगता है कि चलो जो मैंने काम किया चाहे देर लगी लेकिन लोगों ने उसे तारीफ की, तो आपको भी अच्छा लगता है, आप दोबारा भी उस काम के लिए तत्पर रहते हैं। और आप इतनी मेहनत से कर रहे हैं और किसी का कोई भी रिस्पॉन्स आपके काम के प्रति नहीं आता, तो आप दुखी हो जाते हैं और उस काम को दोबारा करने की चेष्टा नहीं करते। ठीक है। थार्नडाइक के प्रयोग को पढ़ने के बाद कुछ कमियां महसूस की थी सीएल हल ने, और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल और बिहेवियर में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, कि सीएल हल ने सबसे पहले थार्नडाइक के प्रयोग को पढ़ा था। जो भूखी बिल्ली थी, उस भूखी बिल्ली का प्रयोग इन्होंने पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद इनको लगा कि कुछ कमियां इस सिद्धांत में है, अगर इस कमियों को दूर कर दिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है। तो उन्होंने इस सिद्धांत की कमियों को दूर करते हुए प्रयोग किया, और उस प्रयोग को अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स में इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, तो इनको आप देखिएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का अन्य बिंदु इसके अलग से। अब ये जो सिद्धांत था जो इन्होंने 1915 में दिया था, इन्होंने इस सिद्धांत में 1930 और 1951 में इन्होंने इस पर संशोधन भी किया था, कि कुछ कमियां जो उनके द्वारा भी हो गई थी, उन कमियों को भी उन्होंने इस सिद्धांत में संशोधित करके पूरा किया था। हल ने चूहों पर भी प्रयोग किया था, परंतु सिद्धांत देते समय उन्होंने थार्नडाइक के समान परिस्थितियों में बिल्ली पर प्रयोग किया, और अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रयोग करते समय प्रयोग की
परिस्थितियों को बदला। देखिए, जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली वाला, उस प्रयोग को CL हल ने उन्हीं परिस्थितियों में किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां उन्होंने उनकी बदल दी थी। आइए देखिए क्या बदली थी उन्होंने। सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया, पहली बार या फर्स्ट स्टेज लिख देते हैं, या स्टेप 1, उन्होंने 3 अवस्थाएं या 3 परिस्थितियां बदली। सबसे पहले एक जो बिल्ली थी उसको भूखी अवस्था में बिठाया था, बाहर भोजन दिखा दिया था। तो भूखी अवस्था में जब भोजन दिखा करके बिल्ली को बंद किया गया तो वो उस डिब्बे से बाहर निकल करके भोजन तक पहुंच गई। दूसरी अवस्था में उस बिल्ली को भरपेट भोजन करवा दिया। तो भरपेट भोजन करने के बाद कौन दोबारा खाने की चेष्टा रखता है, तो उसने ज़्यादा अधिक प्रयास नहीं किया। तीसरी बार क्या किया इन्होंने कि बिल्ली को भूखा रखा कई दिनों तक, और भूखा रखने के बाद एक मछली के आकार का, मछली की गंध का आभासी भोजन बक्से के बाहर रख दिया। आभासी भोजन से सुगंध उस बिल्ली को मछली की आती थी, लेकिन वो प्लास्टिक का भोजन था, प्लास्टिक की मछली थी। तो जैसे ही वो बाहर निकल के आई और आकर के उसने देखा, जब खाने लगी तो उसको पता चला कि ये उसकी वास्तविक मछली वाला भोजन नहीं है, ये आभासी भोजन है। तो उसने दूसरी बार कम प्रयास किया। इस प्रकार बार बार प्लास्टिक का भोजन मिलने से उसको प्रोत्साहन नहीं मिला और उसने क्रिया करना बंद कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं, इसके अंदर पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहली बार उन्होंने क्या किया था, बिल्ली को भूखी अवस्था में पजल बॉक्स बैठाया, पजल बॉक्स में बैठाया। और बाहर की तरफ मछली का टुकड़ा उद्दीपक के रूप में रखा। उद्दीपक के रूप में रखा। तब बिल्ली ने प्रयास करते हुए दरवाजा खोलना सीख लिया। ठीक है, पहली अवस्था क्या थी कि भूखी अवस्था में पजल बॉक्स में उन्होंने बिल्ली को बिठा दिया और बाहर की तरफ मछली का टुकड़ा रख दिया, और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक के रूप में जो भोजन रखा गया था उसको प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, और बार बार प्रयास करने से दरवाजा खोलना सीख लिया। अब दूसरी अवस्था या दूसरी बार या दूसरा स्टेप, दूसरी बार उन्होंने परिस्थिति को कैसे बदला या क्या बदलाव उन्होंने किया। दूसरी बार सेकंड स्टेप, इस बार उन्होंने क्या किया, बिल्ली को पहले भरपेट भोजन दिया, और फिर
बाहर मछली का टुकड़ा रखते हुए पजल बॉक्स बंद किया। पजल बॉक्स बंद किया, परंतु इस बार बिल्ली ने बाहर आने का प्रयास या बाहर आने का अधिक प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो भरपेट भोजन कर चुकी थी, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी भोजन। जब आवश्यकता होती है तो ही वो सामने आती है। अधिक प्रयास नहीं किया। ठीक है, इसी पर देखिए आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत नाम आता है ना, कि जब उसकी आवश्यकता ही नहीं थी भोजन करना तो उसने अधिक प्रयास भी नहीं किया। तीसरी बार या थर्ड स्टेप बिल्ली को पजल बॉक्स में भूखी अवस्था में बैठाया और बाहर की तरफ आभासी भोजन यानी नकली भोजन, जो कि क्या था, प्लास्टिक की मछली जिसमें मछली की गंध डाली गई। यह आभासी भोजन था। ठीक है, रखा, तब बिल्ली ने शुरुआत में बाहर आने का प्रयास किया, किंतु बार बार आभासी भोजन देने से बाहर आना बंद कर दिया। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था
कि बिल्ली को भूखी अवस्था में बिठाया, लेकिन बाहर बॉक्स के बाहर, पजल बॉक्स के बाहर उन्होंने आभासी भोजन रखा। आभासी भोजन क्या था? मछली का प्लास्टिक का टुकड़ा जिसमें मछली की गंध डाली गई थी, दूर से लगता था वो वास्तविक मछली है। ठीक है, तो पहली बार शुरुआत में उसने बाहर आने का प्रयास किया, किंतु बार बार वही आभासी भोजन प्राप्त होने से या प्लास्टिक की मछली मिलने से उसकी जो रुचि थी वो खत्म हो गई और उसने बाहर आना बंद कर दिया। यानी उसकी आवश्यकता, उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, उसको पुनर्बलन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने आना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, देखिए गाइस, ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये हमारा इतना ही है। और इसमें एक बार क्वेश्चन आया है कि जो हल थे उन्होंने आभासी भोजन के रूप में कौन सा भोजन रखा था या कौन सा उद्दीपक रखा था? तो क्वेश्चन आता है इसमें बार बार, तो ये उत्तर होगा आपका प्लास्टिक की मछली का टुकड़ा। ठीक है, मछली का टुकड़ा उन्होंने भोजन के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको इंडिकेट करके बता रही हूँ। तो उन्होंने 3 स्टेप में जो कमियां थी थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, उन कमियों को दूर करते हुए 3 स्टेप में इसको अलग अलग रूप में बिल्ली पर प्रयोग किए थे, जो तीनों ही बहुत ही अच्छे प्रयोग सिद्ध हुए। और अंत में यही निष्कर्ष निकला कि जब तक व्यक्ति को पुनर्बलन नहीं मिलता तब तक वो व्यक्ति उस कार्य को करने की इच्छा नहीं रखता। अगर व्यक्ति को या जीव को पुनर्बलन मिलता रहेगा तो वो कार्य करने के लिए उत्सुक रहेगा और हमेशा कार्य करने की चेष्टा रखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में एक और नए सिद्धांत के साथ। और आई होप आज का जो वीडियो है या आज का जो सिद्धांत है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ कि इसी तरह छोटे रूप में आप लोगों के सामने सिद्धांत प्रस्तुत करूं, जिससे आप जल्दी भी सिलेबस कवर करें और साथ ही साथ अच्छे से समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।